हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आरबीआई के प्री के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। मेमोरी बेस्ड मीन्स ये 99% ट्रू हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी हो सकता हो कि पूरी की पूरी लैंग्वेज ना हो, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो पिछली 2 क्लासेस में मैंने डिस्कस किया आरबीआई एग्ज़ाम होता क्या है, कौन से लोग इनको दे सकते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2019 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के, जो कि प्री के पेपर में आए हैं। आप सबको प्री पेपर का पैटर्न पता होगा। प्री के पेपर में जो आरबीआई का सिलेबस निर्धारित है, डिसाइडेड है, उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं ईच ऑफ 5 मार्क्स, और ये निगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं। तो 100 नंबर के पेपर में अगर आप कम से कम 12 प्लस करते हैं तो आपको मेंस के लिए कॉल हो सकती है, और जितने ज़्यादा करेंगे ये नंबर आपके मेंस एग्ज़ाम में और इंटरव्यू के साथ ऐड होकर फाइनल मेरिट बनाएंगे। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपने किए, श्योरिटी उतनी सिलेक्शन की बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पर स्कोर करना ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो माइनस मार्किंग शायद इसमें 2/3 है, आप लोग ये नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 2019 का पेपर। इसमें 20 क्वेश्चंस में हम लगभग 15 या 16 को कलेक्ट कर पाए हैं, जो याद रह गए थे एग्ज़ाम देने के बाद में। डिस्कशन किया कई लोगों से, जिन जिन लोगों ने पेपर दिया था, उसके आधार पर ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। और 19 के बाद हम आपके लिए 2020 और 22 का क्वेश्चंस पेपर लेकर आएंगे। 21 में शायद पेपर नहीं हुआ था या लेट हुआ था, इसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन स्टोकास्टिक प्रोसेस से आया था, और इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। तो जो क्वेश्चन का डेटा है वो एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास, बट जो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर दिखाया है वो स्टोकास्टिक प्रोसेस जे बेदी की बुक से लिया गया है, और सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया है। तो आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टोकास्टिक प्रोसेस को पढ़ने के लिए जे बेदी और सेल्डम एमरॉस की बुक है, जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये एक बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपसे रो की वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एक बार आईसीएस के पेपर में भी आया है, 2017 पेपर नंबर 1। तो इसका राइट आंसर है -1/√2। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कुछ आइडिया तो लग ही जाएगा कि प्री का पेपर कैसा आता है। चलिए, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई थी fx(x1) + x2² + x1x2, और कंडीशन थी कि x1 × x2 1 के इक्वल होना चाहिए। अंडर दिस कंडीशन इस फंक्शन fx की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए आप लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर 7,1 समथिंग आया था। नॉट कन्फर्म बट 99% ट्रू है ये आंसर। आप लोग जब इसे लगाएंगे तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या था? एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस म्यू स्क्वायर। इसमें म्यू का कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में आप एक और एडिशनल क्वेश्चन कर लो कि अगर ऐसे सिचुएशन में मेथड ऑफ मूवमेंट से हमें म्यू की वैल्यू निकालनी हो, म्यू को एस्टिमेट करना हो, तो कैसे करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सर्च करिए, आसानी से मिल जाएगा। विकी रोहतगी बुक को देखेंगे, उसमें आपको इसका सलूशन भी मिल जाएगा। नहीं डायरेक्टली ये मिलेगा तो इसके जैसा मिल जाएगा, मीन्स आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x एंड y फॉलोज यूनिफॉर्म 0, 1, और ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी 2x - y > 0। तो इसकी जो मेरी कैलकुलेशन थी
उसके अनुसार इसका आंसर 1/4 आया है। बाकी आप लोग खुद से लगाएंगे, चेक करेंगे। अगर आप इसका सलूशन भी चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। 1/4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको करने के लिए आप लोग ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्स और वाई को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना, यूनिफॉर्म 0 1, तो इस तरीके का फिगर मिल जाएगा। फिर 2x - y ग्रेटर देन 0 को लिखने के लिए आप लोग 2x ग्रेटर देन y कर लेना। अब x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और y से बड़ा रखना है, तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, 2x = y की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2x = y की लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी? x = यहाँ से y/2 आएगा। यानी अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x 1 आएगा। तो y ऐसे हम कर लेते हैं, ये 2 है अगर, तो x की वैल्यू 1, यानी ये, तो पॉइंट हमारा ये होगा। फिर ऐसे ही पॉइंट होगा अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 4 हो जाएगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। मीन्स हमारी समथिंग लाइन ऐसी बनेगी, 0 पर 0 ही रहेगा। तो अब इस लाइन में ग्रेटर का एरिया किधर है? तो अगर इस साइड देखें तो x ग्रेटर होता है, इस साइड देखें तो y ग्रेटर होता है। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए? 2x ग्रेटर देन y। तो एप्रोप्रिएट रीजन यहाँ से लेंगे और ये पूरा रीजन जिसका एरिया 1 है, तो रीजन सेलेक्ट करने के बाद इंटायर रीजन से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकलती है। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो इस अप्रोच को आप लगाइए और यहाँ से आपका आंसर आएगा। चलिए 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 में x और y दोनों के दोनों यूनिफॉर्म 0 थीटा को फॉलो करते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। H0 यानी नल हाइपोथेसिस थीटा = 1 दी हुई है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थीटा = 2 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? टाइप 1 एरर मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड पावर ऑफ द टेस्ट ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में सभी लोग जानते हैं कि अगर हमको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्रिटिकल रीजन चाहिए। क्रिटिकल रीजन मीन्स ओमेगा। व्हाट इज़ ओमेगा? वो रीजन जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन की जो क्रिटिकल रीजन दिया था वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बट हम आपको बता देते हैं इसका क्रिटिकल रीजन क्या था। इसका क्रिटिकल रीजन था ओमेगा x/y ग्रेटर देन 0.65, ये इसका क्रिटिकल रीजन था। तो इस क्रिटिकल रीजन को कंसीडर करते हुए आप टाइप 1 एरर मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू एंड पावर ऑफ टेस्ट कैलकुलेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्रिटिकल रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो करेंगे क्या? तो अगर x और y यूनिफॉर्म को फॉलो करते हैं तो इनका रेशियो भी किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। इस अप्रोच को लेकर आप क्वेश्चंस लगाइए। आंसर हम आपको बता देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 0.675 एंड पावर इसका आएगा 0.675, मीन्स दोनों इक्वल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है x एंड y बोथ आर फॉलोज नॉर्मल 0 1 और PDF फाइंड आउट करना है z = tan इनवर्स x/y का। तो इसको ट्राई करिएगा आप लोग। ये tan इनवर्स x/y कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे? तो अगर x और y स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करते हैं तो इनका रेशियो कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इस अप्रोच को लगाइएगा। कॉसी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप z मान लेंगे, फिर tan इनवर्स z, या इसको इधर z है स्मॉल z, इसको कंसीडर कर लेना, फिर अप्लाई करना ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला और कैलकुलेट करने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेस थ्योरम पर बेस्ड। बेस थ्योरम पर बेस ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट रिसीव्ड व्हेन इट इज़ एक्चुअली अ डॉट। तो इसकी लैंग्वेज को मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे एक क्वेश्चन मिला जो बिल्कुल वैसा ही जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है सपोज दैट देयर इज़ सम मशीन्स एट द अदर एंड ऑफ अ वायर, यानी वायर के अदर एंड पे एक मशीन है, वायर के थ्रू हम यहाँ पे कुछ मैसेज भेजते हैं। दैट सेंड्स आइदर अ डॉट और डैश, ये मैसेज डॉट और डैश के फॉर्म में जाते हैं टू यू, हमारे पास। द मशीन चूज अ डॉट विथ प्रोबेबिलिटी 3/7, यानी
डॉट चूज होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है, और डैश चूज होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है। एग्ज़ाम में क्या था, एग्ज़ाम में इनका ऑड्स दिया हुआ था, डैश और डॉट का ऑड्स इस तरीके से दिया हुआ था। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसा एग्ज़ाम में था, लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफर है। बट एज द मैसेज ट्रेवल डाउन द वायर, जब वायर के थ्रू मैसेज जाता है, देयर इज़ 1/8 प्रोबेबिलिटी दैट इट बिकम्स स्विच्ड, यानी इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है कि आंसर गलत आए। मान लो वायर के थ्रू इधर से डॉट सेंड किया गया, तो 1/8 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इधर जो आउटपुट मिले वो डॉट नहीं डैश हो, ये 1/8 प्रोबेबिलिटी के साथ है। और मे बी इधर से डैश सेंड किया जाए और मशीन पे हमको यहाँ डॉट शो करे 1/8 प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, यानी एरर है। अब इट बिकम्स स्विच्ड, अ डॉट बिकम्स अ डैश और डैश बिकम्स अ डॉट। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डॉट रिसीव्ड डॉट सेंड, यानी जब मशीन में डॉट भेजा जाए और रिसीव में भी डॉट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप लोग बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे, आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्स फॉलोज नॉर्मल 0 1, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड एक्स। आप लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, 4/5 सिग्मा समथिंग करके आता है। यहाँ पर क्या है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड x माइनस 0, और जब इसको हम मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका आंसर किस में आ जाएगा, 4/5 में। ये √2π भी आता है, इसको जब हम पाई की वैल्यू रखकर सॉल्व करते थे तब शायद ये आता था। तो इस वाले पे जाना है क्योंकि ऑप्शन इसके फॉर्म में आए थे एग्ज़ाम में। तो √2π इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। सिग्मा यहाँ पर है बट उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए केवल हम लोग √2π लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था सिमिलर टेस्ट और बाउंडेडली कंप्लीट, इससे रिलेटेड। तो आप लोगों को सिमिलर टेस्ट क्या है ये पढ़ लेना है इन्फरेंस में, कंप्लीट की डेफिनेशन, सफिशिएंट की डेफिनेशन, बाउंडेडली कंप्लीट, मिनिमल सफिशिएंट, इन सब को करके जाना है क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। 11 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में x1 x2 दो रैंडम वेरिएबल हैं और फॉलो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। पैरामीटर थीटा और 1 है दोनों के। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेशन x बार व्हेन x1 इज़ गिवन। अगर हमें x1 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सॉरी एक्सपेक्टेशन क्या आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सोचिए कैसे करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो मीन आएगा वो आएगा x1 + θ/2। कैसे, आप सिंपल है, इस फॉर्मूले में x बार की वैल्यू पुट कर दो, x1 + x2/2। कंडीशन है कि x1 की वैल्यू नोन है। अब अगर x1 नोन है तो एक्सपेक्टेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो x1 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और 1/2 इज़ आल्सो अ कांस्टेंट जो कि बाहर होगा, तो एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली x2 पे आएगी और x2 की एक्सपेक्टेशन हमें दी हुई है थीटा, तो इसका आंसर होगा x1 + θ/2। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन एग्ज़ाम में ये बहुत लोगों से गलत हुआ था क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है और आपको भले ही चीज़ें आती हों लेकिन एग्ज़ाम में लगता है कि हाँ कुछ टफ सा पूछा गया है, मतलब आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो टफ ही पूछा जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन का लेवल आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ ज़्यादा रखा है तो क्वेश्चन्स आपको आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था लीनियर मॉडल पे रिलेटेड, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या था, yi = θxi² + εi दिया हुआ था, ये हमारा मॉडल था। i की वैल्यू 1 to n थी। फाइंड आउट करना था लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पैरामीटर थीटा का। अब लीनियर मॉडल को आप लोग पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। और लीनियर मॉडल पर बेस्ड एक क्वेश्चन और आया था जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट लीनियर मॉडल को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, इसमें मीन वेक्टर म्यू और डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा गिवन है और फाइंड आउट करना है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ 3x1 - 2x2 + x3। इस क्वेश्चन की अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो अगर आपने मल्टीवेरिएट को पढ़ा है तो ये वेरी इजी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन क्या था, x1 फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 1/θ, x2 भी एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है 1/θ
फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिमम ऑफ x1 x2। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर x एक्सपोनेंशियल थीटा होता, x2 भी एक्सपोनेंशियल थीटा होता, तो इनका मिनिमम, सपोज दैट हमारे पास n है, x1 x2 डॉट डॉट xn, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल थीटा फॉलो करते, तो जो भी इनमें से सबसे छोटा होता मिनिमम, वो फॉलो करता एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर n थीटा। मीन्स जितने रैंडम वेरिएबल होंगे उतना यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके केस में 1/थीटा है और 2 रैंडम वेरिएबल हैं, तो x1 मिनिमम x1 x2 क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल विद 2/थीटा, यानी n की जगह पे 2 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्वेश्चन आसान है, अगर आपने फोकस किया है एक्सपोनेंशियल पे, मिनिमम को कैलकुलेट किया है। मिनिमम का प्रूफ करने के लिए आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मैंने लेक्चर बनाकर यूट्यूब पे डाला है, आप उसको देखकर बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं कि कैसे मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। आपको पीडीएफ पहले लिखना है, फिर सीडीएफ लिखना है, फिर मिनिमम का एक फार्मूला होता है कि मिनिमम का पीडीएफ कैसे आता है। तो मिनिमम के पीडीएफ का फार्मूला होता है n1 माइनस fx पावर n-1 इंटू स्मॉल fx। इसको अप्लाई करके आप मिनिमम का पीडीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई करना और आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर मिल जाएगा, उसे देखना। तो ये तो वो क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड जो मुझे याद थे आफ्टर डिस्कशन ऑफ सम स्टूडेंट्स हु गेव दिस एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर। तो आगे की क्लास में हम आपके लिए 2020 का पेपर लेके आने वाले हैं और उसमें आपको कम से कम 19 क्वेश्चंस हैं जो राइट डाउन हैं एग्जैक्टली। हो सकता हो आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको संदेह हो इस बात की सत्यता पर कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो मैं काफ़ी दिनों से लेक्चर्स बना रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के, और पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 8 से 10 साल हो रहा है। तो आपको इतना भरोसा तो करना होगा कि ये क्वेश्चन 100% जो मेमोरी बेस्ड हैं सही हैं। अब कहीं कोई गलती हो सकती है तो वो इस वजह से कि क्वेश्चन एग्ज़ाम देने के बाद याद ना रह गए हों। तो 99% श्योरिटी के साथ और कुछ क्वेश्चन को 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो बाकी जब हम आपके सामने 2020 और 22 का पेपर प्रेजेंट करेंगे तब आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल दिस फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं RBI DSIM की, उनके लिए शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करिए और आपके प्री के पेपर के पहले मैं उन दोनों पेपर का डिस्कशन भी करता हूं। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन लोगों तक जो RBI या स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।